ओके जी, आज हम देखते हैं चैप्टर 5 which is about why net present value leads to better investment decisions than other criteria. So key topics we'll be covering will be about जो NPV और उसके competitor methods हैं, payback period है, फिर book rate of return का concept है, internal rate of return है, और सबसे important topic जो है वो हमारा है capital rationing के बाद वो So NPV and cash transfers के concept को अगर आप देखें तो every possible method for evaluating projects impacts the flow of cash about the company as follows. So फर्म में कैश आता है और उस कैश से बेसिकली आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी या रियल एसेट्स परचेज करते हैं या जो है वो आप डिविडेंड से है वो पे करते हैं शेयर होल्डर्स को और शेयर होल्डर्स जो है वो ऑब्वियसली फर्दर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं जो फाइनेंशियल एसेट्स में हो सकती है. अगर हम CFO के डिसीजन टूल्स की बात करें तो ये जो सर्वे हुआ है एक फर्ज करें CFO से जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स थे उन्होंने ये चेक करने के लिए कोशिश की कि डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनमें से कौन सा मेथड जो मैनेजर्स हैं या CFOs हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो 75% ने प्रेफर किया NPV को, IRR को जो है वो 76% ने किया. मजे की बात यह है कि जो पे बैक पीरियड है जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को टोटली इग्नोर करते हैं हम वो भी 57% लोगों ने उसको यूज़ किया. जो बुक रेट ऑफ रिटर्न है उसको 20% लोगों ने प्रेफर किया और जबकि आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो 12% जो CFOs थे वो उसको प्रेफर करते थे. अब सवाल ये पैदा होता है ये बुक रेट ऑफ रिटर्न था क्या? It is basically average income divided by average book value over project life. So average income divided by average book value over the project life. इसको हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं. ये जो टेक्निक है हमारी बुक रेट ऑफ रिटर्न इसको हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं. सो सिंपल सा फार्मूला है कि बुक इनकम क्या है और इसे डिवाइड करना है हमने बुक एसेट्स पे तो हमारे पास बुक रेट ऑफ रिटर्न आ जाए. मैनेजर्स रियली यूज दिस मेजरमेंट टू मेक डिसीजंस क्योंकि अभी ये पिछली स्लाइड में हम बात कर रहे थे कि बहुत कम लोगों ने इसको प्रेफर किया. द कंपोनेंट्स रिफ्लेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग फिगर्स. तो दोनों चीज़ें आ गई इसमें, एक टैक्स फिगर है और एक अकाउंटिंग फिगर है. और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न अगर ना यूज़ करने की लोगों की वो क्या है कि इट्स नॉट बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यूज़ या जो एक्चुअल कैश फ्लोज हैं उन पर. इस तरह पेबैक पीरियड का कॉन्सेप्ट है. द पेबैक पीरियड ऑफ अ प्रोजेक्ट इज द नंबर ऑफ इयर्स इट टेक्स बिफोर द क्यूमुलेटिव फोरकास्टेड कैश फ्लो इक्वल्स द इनिशियल आउट. यानी जब आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाती है तो बेसिकली आपका वो पॉइंट जो है वो आपका पेबैक पीरियड होता है. द पेबैक रूल सेज ओनली एक्सेप्ट प्रोजेक्ट्स दैट पेबैक इन डिजायर्ड टाइम फ्रेम. डिजायर्ड टाइम फ्रेम में अगर आपको जो कॉस्ट है रिकवर हो रही है इसका मतलब है कि फिर पे बैक पीरियड की बेस पे आप उसे एक्सेप्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल आपका डिज़ायर्ड टाइम पीरियड है 3 इयर्स, पे बैक पीरियड आता है 4 इयर्स तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपका पे बैक आ जाता है 2.5 इयर्स तो ऑब्वियसली आप इसको एक्सेप्ट करोगे. दिस मेथड इज फ्लॉड primarily because it ignores later year cash flows and the present value of future cash flows. तो ये हम पहले कह रहे हैं कि टाइम वैल्यू को वो इग्नोर करता है और जो कैश फ्लोज जो उसके बाद आ रहे हैं जहाँ पे आपकी रिकवरी हो जाती है इन्वेस्टमेंट की या इनिशियल कैश आउटफ्लो की उसके बाद वाले कैश फ्लोज को टोटली इग्नोर कर देता है तो रीजनेबल ना हो. सो पेबैक की एग्जांपल देखते हैं. एग्जामिन द 3 प्रोजेक्ट्स एंड नोट the mistake we would make if we insisted on only taking projects with a payback period of 2 years और लेस. 2 साल या उससे कम वाले प्रोजेक्ट्स को अगर हमने एक्सेप्ट किया तो ये हमारे पास 3 प्रोजेक्ट हैं ABC. कैश आउटफ्लो तीनों का 2-2000 है और अगर हम बात करें कैश फ्लो 1, 2 और 3 ठीक है तो वो प्रोजेक्ट ए में कितना कैश फ्लो आ रहा है आप गौर से देखें. तीसरे साल में उसका पे बैक
पीरियड आ रहा है और तीसरे साल में सबसे ज़्यादा कैश फ्लो वो जनरेट करेगा, जबकि कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर रहा। तो बाकी दोनों प्रोजेक्ट्स में देखिए बी जो है वो पहले साल 500 जनरेट करता है और दूसरे साल 1800 करता है। इसका मतलब है दूसरे साल से पहले बी की रिकवरी हो जाएगी, जबकि ए की रिकवरी जो है वो तीसरे साल में जाके होगी। सेम गोज फॉर सी, पहले साल 1800 और दूसरे साल 500। इसका मतलब है कि इसका टाइम और कम होगा। पेबैक पीरियड की बेसिस पर अगर आपको डिसाइड करना है तो आप सी को सिलेक्ट कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज़ करें तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो ए सब अगर आप देखें इसमें पेबैक पीरियड तकरीबन 3 साल बनता है, इसमें 2 बनता है और इसमें भी 2 बनता है। तो राउंड ऑफ कर रहे हैं हम इसको। लेकिन जब आप एनपीवी लेते हैं तो वो आती है 2624 और प्रोजेक्ट बी की आती है -58 और सी की आती है +50। एनपीवी में तो आपका ये जो प्रोजेक्ट ए है वो सिलेक्ट होना चाहिए, जबकि पेबैक पीरियड के हिसाब से देखें मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो सी का है। अगर इसके राउंडिंग वाले प्रिंसिपल को सामने रखें तो सी और बी जो है वो दोनों आपके लेस पेबैक पीरियड के हैं, तो इनको एक्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। सो यू कैन परचेज, उसको एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। यू कैन परचेज द टर्बो पावर्ड मशीन टूल गैजेट फॉर 4000. The investment will generate 2000 and 4000 in cash flows for 2 years. So what is the IRR on this investment? So basically आपका जो कैश फ्लो है वो इनिशियल आउटफ्लो जो है वो 4000 का है। पहले साल हमें 2000 मिला, दूसरे साल हमें 4000 मिला। IRR हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें IRR वो वाला चाहिए जिसमें ये जो कॉस्ट है और जो इनफ्लोज हैं ये जब ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों तो आपका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। सो वो IRR हमने लेना है, तो इसमें इसने कैलकुलेट करके हमारे लिए रख लिया था। IRR आ रहा है हमारे पास 28.0। इस IRR को अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट जनरेट कर रहा है और इस वजह से उसने उसको यहाँ पे पॉइंट आउट किया कि तकरीबन 28% जो है। ये बेसिकली ग्राफ बना कि इसका एक आपके पास एक्स एक्सिस पे है डिस्काउंट रेट और वाई एक्सिस पे आपके एनपीवीज। सो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो पहला पिटफॉल है कि आपको कौन सा रेट लेना चाहिए। तो सवाल पैदा होता है कि लैंडिंग रेट लेना चाहिए या बोरिंग रेट लेना चाहिए। So with some cash flows as noted below, the NPV of the project increases, the discount rate increases. So NPV बढ़ जाती है अगर discount rate बढ़ जाता है। So this is contrary to the normal relationship between NPV and discount rates. So NPV और discount rates के दरमियान में जो normal relationship है ये उसके against जाता है। So अब देखें इसमें आपका जो C0 है वो माइनस में है और C1 जो है वो पॉजिटिव है। IRR आपका 50% है। पता ही लगा कि आपका जो बेस लाइन है NPV 10% पे वो आ रही है 364%, सॉरी प्लस वैल्यू जो है वो आपके पास आ रही है। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप को अपोजिट करते हैं साइन चेंज करने से, यानी पहले आपको रिसीव हो और शुरू में आपको रिसीव हो और बाद में आपको पे करना है, तो ये बोरिंग एंड लैंडिंग दोनों कॉन्सेप्ट्स आ गए। IRR तो 50% है, लेकिन आपका जो आंसर है वो -364 है। अब NPV तो दोनों केसेस में आ रही है और दोनों केसेस में 364 आ रही है, लेकिन A की पॉजिटिव है और B की नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली आप A को एक्सेप्ट करोगे, ठीक, क्योंकि कैश फ्लोज। तो ये इस वजह से ये जो रेट्स हमने यूज़ किए हैं 50%, ये अगर 30% हो जाते या 40% हो जाते तो इनकी इम्प्लीकेशंस डिफरेंट होते। दूसरा पिटफॉल है मल्टीपल रेट ऑफ रिटर्न। अगर रेट ऑफ रिटर्न एक से ज़्यादा हो तो क्या होगा। सर्टन कैश फ्लोज कैन जनरेट NPV इज इक्वल टू 0 एट 2 डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स। 2 डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स पे दोनों 0 आ सकते हैं, यानी 10% पे भी 0 आ जाए और 11% पे भी 0 आ जाए।
तो फिर क्या करेंगे आप? फिर आप किसको एक्सेप्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, द फॉलोइंग कैश फ्लो जनरेट्स NPV इज इक्वल टू डॉलर approximately 3.3 million एट बोथ IRR, दोनों IRR पे, दोनों IRR कौन से हमारे पास? एक है -44% और दूसरा है +11.6%। सो अब ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। अब आप पॉजिटिव वाला IRR लेंगे या नेगेटिव? सो अगर आप देखें तो -44 जो है वो यहाँ कहीं जो है वो आपका फॉल करा होगा क्योंकि डिस्काउंट रेट है, ठीक है, वो बेसिकली इस साइड पर फॉल कर रहा है, 0 के लेफ्ट साइड, और पॉजिटिव जो है वो आपका यहाँ फॉल कर रहा है। so, इस वजह से आप जो है उसमें बेस्ट ऑप्शन अगर आप देखें तो वो दोनों पे 0 रहा है, लेकिन कौन सा आपको सिलेक्ट? इट इज़ पॉसिबल टू हैव अ 0 IRR एंड पॉजिटिव NPV। तो ये भी हो सकता है, NPV पॉजिटिव हो लेकिन IRR 0 हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपकी जो NPV है प्रोजेक्ट सी की, कैश इनफ्लो है आपके पास 10,000, इनफ्लो है 3,000, इनफ्लो है 2500, IRR कोई नहीं है, तो आपकी NPV 10% पे कैलकुलेट 39 आती है। अच्छा जी, तीसरा जो पिटफॉल है, प्रॉब्लम यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को अडॉप्ट करने का, वो ये है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हों। The following two projects illustrate this problem. So उसके लिए क्या करें? So mutually exclusive projects में IRR जो है वो sometime ignores the magnitude of the project, और दो projects जो है वो ये D और E अगर हम सामने रखें, जिसमें दोनों में कैश फ्लोज आउटफ्लोज जो है वो 10,000 और 20,000 गिवन है, लेकिन कैश इनफ्लो डी का जो है वो C1 में गिवन है 20,000 और ई का जो है वो 30,000। सो एक का IRR 100% आ रहा है, एक का 75% आ रहा है, और NPV अगर आप लेते हैं तो 100% वाले की 8182 है और 75% वाले की 11,818। सब NPV की बेसिस पे आप E को सिलेक्ट करते हैं और IRR की बेसिस पे D को सिलेक्ट करते हैं, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स में ये आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाती है। सो अगर हम उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो आपका जो इसमें जो प्रोजेक्ट F है उसका जो रिटर्न है वो डिफरेंट है, और प्रोजेक्ट G का जो है ऑल टुगेदर। चौथा जो है प्रॉब्लम इसमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, वो ये है कि टर्म स्ट्रक्चर की जो एजम्पशन है वो प्रॉब्लमेटिक होती है। वी अज्यूम दैट द डिस्काउंट रेट्स आर स्टेबल ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द प्रोजेक्ट, लेकिन इन प्रैक्टिकल लाइफ तो ऐसा नहीं होता। दिस assumption implies that all funds are reinvested at the IRR। ये भी एक फैक्टर है कि चूंकि अगर आपने एक्सपेंशन करनी है तो जितने भी फंड्स हैं वो आप री इन्वेस्ट कर लेंगे, लेकिन सारे के सारे तो आप री इन्वेस्ट नहीं करते। इस वजह से ये जो assumption है ये calculating the IRR can be a laborious task. Fortunately, financial calculators can perform this function easily now। खासतौर पे एक्सेल में भी आप बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स में जो है वो आप इन वैल्यूज को एंटर करें और आपके पास आंसर आ जाए। बाय द वे, फाइनेंशियल कैलकुलेटर्स पाकिस्तान में इस वक्त जो मिनिमम प्राइस है वो 20,000 पर है। अच्छा जी, एक और मेथड हमने देखा जो था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। वो क्या है जी? व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रोवाइड्स अ टूल फॉर सेलेक्टिंग अमंग वेरियस प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशंस एंड अल्टरनेटिव्स, और a set of limited resources and projects can yield various combinations. The highest weighted average profitability index can indicate which project to। So example ले लें हम
प्रोजेक्ट ए की थी -10 आउटग्रोथ +30 और +5 C1 और C2 की, और हमने NPV फाइंड आउट किया था 21। प्रोजेक्ट बी का किया था 16 और सी का हमने किया 12। ये सारी कैलकुलेशन हमने 10%। सो अब अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इसका जो है वो 2.1 आता है जो आपका प्रोजेक्ट ए है, क्योंकि अमाउंट जो है वो बाज़ बात कन्फ्यूजिंग हो जाती है। और जो आपका बी है उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 3.2 है और सी जो है वो 2.4 है। अब 3.2 को आपको सेलेक्ट करना चाहिए, जबकि इनिशियली जो पिछली स्लाइड में आपने देखा ए की प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, तो आप इसको सेलेक्ट करें। सो कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोजेक्ट्स में जो स्टैकिंग है या ऑर्डर बनाना है वो ऑर्डर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से बना सकते हैं, और वो कैसे आता है? बेसिकली फार्मूला उसका है नेट प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय मिसर। सो दिस इज बेसिकली जो आपके पास सम ऑफ ऑल द प्रेजेंट वैल्यूज है, उसको जब आप इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करोगे तो यू गेट योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। We only have 300,000 to invest. Which do we select? For example से हम इसको सॉल्व करते हैं। एक प्रोजेक्ट ए है जिसमें NPV उसकी 230 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो है वो 200,000 रुपये, जबकि इसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.15। NPV प्लस बी की बड़ी है लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो 1.13 है। इन्वेस्टमेंट सी में भी इसी तरह से जो है वो हमारे पास आंसर जो है वो 1.1 में आया। डी को अगर आप देखें तो 162,000 उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट जो है वो 150,000 की है। सो इसलिए इस वजह से इसका जो PI आता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वो 1.08। सो इस हिसाब से आपका ए पहली चॉइस होनी चाहिए अगर आप इनको क्या कहते हैं इन ऑर्डर बाय करना चाहते हैं। सो पहला जो आपका बेस्ट चॉइस होगी वो ए है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेस पे, बी सेकंड नंबर पे है, सी थर्ड पे और डी फोर्थ पे। लेकिन अगर आप प्रीवियसली एग्जांपल को NPV के हिसाब से देखें तो NPV जो है वो बी का ज़्यादा था। सो ये आपकी NPV है 230,000, इन्वेस्टमेंट आपकी 200,000 है, तो NPV डिवाइडेड बाई ये किया तो 1.15 एंड सो ऑन, ये आपके पास सारी वैल्यूज आ रही। अब सेलेक्ट प्रोजेक्ट्स विद हाईएस्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। सो जिनका हाईएस्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको आप सेलेक्ट कर लें। सो अब आपके पास एक तो है जी 1.13, ठीक, दूसरा है जी 1.08, तीसरा है जी 0.0 जो 25 से मल्टीप्लाई करना है। सो इन सब की हम जो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आता है, वो आता है 1.01। सो अब बी और डी का 1.01 आता है, लेकिन जो आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है ए का वो 0.77 आता है। लेकिन अगर आप बी और सी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स देखें कंबाइंड तो वो आता है 1.12। तो इसलिए आप जो है वो बी और सी को कंबाइंड, ये सारा काम आप लीनियर प्रोग्रामिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं, जिसमें आपका जो टारगेट है वो ये होता है कि आपके जो कैश फ्लोज हैं वो आपके मैक्सिमाइज हो जाएं, या जो आपकी NPV है वो फेवरेबल आ जाए, और दूसरा एलिमेंट इसमें ये होता है कि आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो जाए। एग्जांपल में हम देखते हैं कि आपने NPV को मैक्सिमाइज करना है, तो वो कैसे करेंगे आप? 21XN प्लस 16XB प्लस 12XC और 13XD ये आपके पास आ गए। कंडीशंस क्या हैं कि 10XA, 5XB, 5XC और OXD ये 10 के बराबर हैं,
और जो आपका -30x से -5xb -5xc प्लस 40xd बेसिकली 12 सो अगर हम वेजिट्रॉन के केस को देखें तो उसमें बेसिकली नंबर ऑफ़ ईयर्स में आपकी जो नेट इनकम है वो डिफरेंट आ रही है। सो 180 आपका रेवेन्यू था, नेट इनकम 30 थी, जो स्टार्ट ऑफ द ईयर बुक वैल्यू थी वो 400 थी। अगर आप नेट इनकम को स्टार्ट ऑफ द ईयर बुक वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आपके पास रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है, जिसे हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या बुक वैल्यू रेट ऑफ रिटर्न भी कह रहे थे। वो ईयर 1 में आ रहा है 7.5, ईयर 2 में 9.4, 3 में 12.5, 4 में 18.75 और 5 में 37.5। तो अगर आप बुक रेट ऑफ रिटर्न को एक दफ़ा फिर उन्हीं वैल्यूज़ के साथ क्या कहते हैं, सॉरी, डिफरेंट नेट इनकम्स के साथ उसी स्टार्ट ऑफ द ईयर बुक वैल्यू के साथ देखते हैं तो बेसिकली आ रहा है 7%, 8.2%, 9.8%। अब चौथे साल जाके 12.2, 16, 24 और 49 होना शुरू हुआ। ओके जी, दैट्स इट for today's lecture. If you have any query, please ask on Google Classroom or at WhatsApp group.